हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स हमने खत्म कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में और मैंने बोला था आपको आर्टिकल 31, 33, 34, 35 आपको खुद से करने के लिए लक्ष्मीकांत से। और कोई इशू हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। हालांकि आप लोगों ने कुछ भी पूछा नहीं तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कहीं भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज हम मूव करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। ये जो टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट्स के बराबर का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी प्रीलिम्स में काफी सवाल आए हुए हैं, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं करोगे और इसको भी सब ध्यान से सुनोगे। क्योंकि इसमें से ऐसा है कि आर्टिकल के सब्जेक्ट मैटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इस आर्टिकल में क्या बोला है या इसमें से कौन कौन से आर्टिकल्स इन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा कि आर्टिकल का स्टेटमेंट डाल देगा, आर्टिकल 39 का स्टेटमेंट डाल देगा, आर्टिकल 40 का स्टेटमेंट डाल देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन और एक फंडामेंटल राइट का स्टेटमेंट डाल देगा, पूछ देगा इनमें से कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तीन स्टेटमेंट दे करके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और बाकी किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारी सीरीज चलती है उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा क्लियरली। ठीक है। तो वो आप एक बार जरूर देख लेना ताकि कि आपको डीपीएसपी पढ़ते समय और आसानी हो जाए और पता रहे, क्लियर कट फोकस रहे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज जानना। तो हम मूव करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ। ठीक है। ये पहली स्लाइड है। सबसे पहले जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है। ताकि लोगों का वेलफेयर इंश्योर हो और एक जस्ट सोसाइटी बन सके, इक्विटेबल सोसाइटी बन सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडिया के गवर्नेंस का एक फंडामेंटल पार्ट माना जाता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का भी इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो है ये बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड से। और आयरलैंड जो है उसने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखोगे, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है नॉर्मली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरोड है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरोड है, कौन कौन से फीचर्स बोरोड है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके आप एक काम करो, आप एक अलग नोट्स बना लो। ठीक है। और उस नोट्स को और वैसे लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है अपेंडिक्स में, आप देखोगे तो उसको आप मेमोराइज कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं किया सकता। ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना आप लोग। ये मैंने अभी यही समझाया आपको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर एम्ड एट डायरेक्टिंग स्टेट इन इट्स गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है। ये भी मैंने समझाया था। और एक और चीज इसके बारे में, बी आर अम्बेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर कहा था। ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस यानी जमीर के तौर पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं अगले आर्टिकल। आर्टिकल शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। सबसे पहला दो आर्टिकल आर्टिकल 36 और 37 जानते हैं। वैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वैसे पढ़ते पढ़ते ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन को पढ़ते पढ़ते तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे, पर पहले आर्टिकल 36 और 37 देख लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 36 कहता क्या है। इन दिस पार्ट अनलेस द context otherwise requires the state has same meaning as in part 3। पार्ट 3 क्या, पार्ट 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये पार्ट 3 कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। और उसमें जो स्टेट का मतलब है वही सेम स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल से फंडामेंट डीपीएसपी के लिए भी वैलिड है। ठीक है। अब ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है, किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट के स्टेट के डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आप कमेंट करके बताओगे। उसके बाद फिर आर्टिकल 37 पे आते हैं। आर्टिकल 37 का सब्जेक्ट मैटर है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इन दिस पार्ट यानी पार्ट 4।
The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in governance of the country, and it shall be duty of state to apply these principles in making laws. मतलब कि ये जो पार्ट है आर्टिकल 4, सॉरी पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। आप इसको लेकर के अगर इसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको लेकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ये गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए कोई लॉ या पॉलिसी मेकिंग में ये फंडामेंटल रहेंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा बनाने के लिए। कोई अगर लॉ बना रही है तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी रेफर करना पड़ेगा, क्या वो उसको कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में। अब ये आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर जो है ये डायरेक्ट उठ करके आर्टिकल 37 का सवाल भी आया था। अभी रिसेंटली शायद 2-3 साल पहले का सवाल है ये। आर्टिकल 37 का सब्जेक्ट मैटर उठ करके आया था कि कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है कि स्टेट इट इट शैल बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऐसे करके एक सवाल आया था, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद है लेकिन हाँ आया था। तो वो आर्टिकल 37 उसका आंसर था। तो ये एक बार आप ध्यान, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सब्जेक्ट मैटर्स आप ध्यान रखना हर आर्टिकल के, और मैं बताता जा रहा हूँ इसीलिए सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ में, है ना। अब अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगली स्लाइड है क्लासिफिकेशन का। देखो एक्चुअल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लासिफिकेशन पे भी सवाल आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, तो आप ध्यान रख के पढ़ो सुनो इसको। ठीक है, और देखो क्लासिफिकेशन के बारे में ये सवाल आया था कि क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ओरिजिनली क्लासिफाइड है, तो नहीं, ओरिजिनली क्लासिफाइड नहीं है डीपीएसपी। ये पढ़ते पढ़ते लोगों ने इसको और जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने इसको तीन प्रिंसिपल्स में इसको क्लासिफाई कर दिया है डीपीएसपी को। आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 38 से लेकर 51 तक सभी को क्लासिफाई कर दिया तीन प्रिंसिपल में। पहला प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स क्या है वो आगे के लेक्चर्स में मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये स्लाइड में यही कह रहा है। और इन टोटल 15 डीपीएसपी हैं, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल का एम है कि एक ज्यादा इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना, जहां सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर प्रमोट किया जा रहा हो, और सिटीजन्स के बीच डिस्पैरिटी यानी असमानता कम से कम रखा जा सके। ठीक है, इन शॉर्ट डीपीएसपी हमारे डीपीएसपी का ये जो पार्ट है वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ ज्यादा फोकस करता है, सोशलिस्टिक स्टेट बनाने की ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अब मैं एक एक करके, और ये देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43, 43A और 47। और इन सब आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर मैं पढ़ूंगा, और ये आर्टिकल्स आपको याद रहने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं है कि कौन कौन से आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को डिनोट करते हैं। तो संभावना है कि पूछ सकता है आगे आने वाले समय में, तो इसलिए आप इसको याद कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मूव ऑन करते हैं अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के आर्टिकल्स पे। मैं आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद ताकि आपके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आ सके जब आप वो आर्टिकल पढ़ो, और कंफ्यूजन का कोई स्कोप ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38 ये कहता क्या है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। ये इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करता है। और किस तरह की इनइक्वालिटीज, इनकम की इनइक्वालिटी, स्टेटस की इनइक्वालिटी, फैसिलिटी की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी, इसको मिनिमाइज करने की बात करता है आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 39 जो है ये कुछ राइट्स सिक्योर करने की बात करता है। पहला क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी सभी को जो रोजगार के अधिकार हैं वो सभी सिटीजन्स को बराबर, उनके जितना वो पढ़े हैं, जितना वो कैपेबल है, उनके हिसाब से उनको लाइवलीहुड, उनके रोजगार उनको मिले। फिर दूसरा
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। यानी जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास या कम्युनिटी के पास, तो उसको बराबर ही सब में बांटने का, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा ऐसा ना हो। कोशिश यही की जाए कि सबके पास बराबर हो वो। फिर तीसरी जो सिक्योरिटी की बात की है इसने कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी एक के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो और बहुत ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना हो, और किसी दूसरे के पास कुछ भी ना हो, ठन ठन गोपाल हो, उसके पास में कुछ उपार्जन का उपार्जन का जरिया या ऐसे समझो आप, उपार्जन का या रास्ता बिल्कुल बिल्कुल भी ना हो। मतलब वो कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे समझो जैसे जैसे खेती हुआ, ठीक है, लैंड, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि जैसे अब खेत में उगाते हैं अन्न वगैरह, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो ऐसा वाला हिसाब किताब भी ना रहे। ठीक है, किसी एक के पास ऐसा ना हो कि खूब ज्यादा जमीन हो और किसी के पास कुछ हो ही ना। उसके बाद फिर जो अगला है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, यानी आदमी और औरत अगर एक समान काम कर रहे हैं तो उनको एक समान पैसा मिले। अगर कोई मेहनत कर, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे मेल या फीमेल, तो दोनों को बराबर तनख्वाह की बात की गई है, तो बराबर पैसे की बात की गई, इक्वल पे और इक्वल वर्क, अगर बराबर काम कर रहे हैं तो। फिर अगला जो है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, यानी हेल्थ और स्ट्रेंथ वर्कर्स की बराबर रखे, मतलब बचाए रखे, और उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ रहे हमेशा, और चिल्ड्रन के को कोई फोर्सेबल एब्यूज का सामना ना करना पड़े, उनको किसी तरह के शोषण का सामना ना करना पड़े। ठीक है। फिर अगला है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट, हेल्दी विकास के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये आर्टिकल 39 का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये सब्जेक्ट मैटर आप 3-4 बार देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा रट्टू तोता की तरह इसको बैठ के रटना है। आप 3-4 बार 5 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि किस आर्टिकल का ये सब्जेक्ट मैटर था। ठीक है, अब अगले आर्टिकल मूव करते हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे है। अगला है आर्टिकल 39A। इट प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी अगर गरीब है कोई और वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता है तो उसको फ्री लीगल एड मिले। इसके रिगार्डिंग एक लॉ भी बनाई गई है, वो आप बताओ मुझे कमेंट्स में। ठीक है, फिर अगला है आर्टिकल 41। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, अगर किसी सिटीजन के, अगर अनएम्प्लॉयड है, बूढ़ा है, बीमार है या डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उसको राइट टू वर्क का उसको अधिकार मिले, उसको पढ़ने का अधिकार मिले, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, यानी लोक सहायता का अधिकार मिले। मतलब लोक सहायता मतलब समझो ऐसे कि जैसे सरकारी सहायता मिलती है ना, तो उसका अधिकार मिले उसको। आर्टिकल 42 कहता है मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जहाँ काम कर रहे हो वहाँ काम करने लायक जगह रहे वो। ठीक है। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको टाइम पे मेटर्निटी लीव मिले, जो कि मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये सब ड्रीम है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेटर्निटी लीव मिलती है। ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये इकॉनमी आप में आप पढ़ोगे। और आगे मूव करते हैं फिर। आर्टिकल 42 के बाद आता है आर्टिकल 43 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का। इसमें है सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, यानी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एक ढंग से वो जी सके, खा सके, रोटी कपड़ा मकान उसका पूरा इंश्योर्ड हो। उस इंश्योर्ड इन द सेंस कि मतलब मिले उसको, ताकि वो सर उठा करके समाज में रह सके, और उसको अपनी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी बराबर से मिले, जितने भी वर्कर्स हैं उनको। ठीक है। ये आर्टिकल 43 ए कहता है टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सरकार ऐसी स्टेप्स ले जिससे उन वर्कर्स को भी उन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार मिले। स्टेट ऐसी स्टेप्स ले।
फिर आर्टिकल 47 का सब्जेक्ट मैटर कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यानी जो न्यूट्रिशन जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सब, तो इन सब का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज करें और इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करे। सरकार ये इस दिशा में कदम करे, उठाए अपना, कि जिससे लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो और पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हो, यानी लोग कम बीमार पड़ें, ज्यादातर स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कंस्टिट्यूट करता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप इसके बाद दो और क्लासिफिकेशंस जो हैं, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और गांधीयन प्रिंसिपल्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और तब तक आप लोग किताब उठाइए और पढ़िए जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको सब्जेक्ट मैटर के साथ। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लिया करो। तुम लोग में से कोई डाउट भी नहीं पूछता है, ऐसा कैसे होता है? सब समझ में आ रहा है क्या सबको? अगर सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डाउट पूछो, शर्माओ नहीं। ठीक है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल एक तरीका समझ लो, कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए कि इसमें से कौन कौन से पोर्शन आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की को दिखाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें से कौन कौन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को कंस्टिट्यूट करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में दे दे, तो ऐसे ध्यान रखना कि जैसे जो इक्विटी, जो बराबरी की बात कर रहा हो, ठीक है, सब में समानता की बात कर रहा हो, तो वो सोशलिस्टिक चीजें हो जाएगी। जब क्वेश्चन मान लो अगर ऐसे करके आता है, तीन चार स्टेटमेंट दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कौन सा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, तो ऐसे करके क्वेश्चन उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। बाकी अगर ये आर्टिकल आपको याद हो जाते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। इसमें भी प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगी, और जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, और जितना आप आर्टिकल्स कोट करोगे तो उतना ज्यादा आपको नंबर भी मिलता है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे की लेक्चर्स में देखेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।